एवरीवन, वेलकम टू एडू रिलेशन जीके एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में जो होंगे मई 2022 के चौथे सप्ताह के। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जहां हमने अंत में इन प्रश्नों से संबंधित 3 प्रश्न करंट अफेयर्स के आपसे पूछे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि उनका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए अब नए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे मई महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर है 21 तारीख को। आपको बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 21 मई को चाय के बगानों में काम करने वाले श्रमिकों के सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों, निष्पक्ष व्यापार और चाय के उत्पादन में सुधार के लिए एक स्थायी वातावरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम रखी गई है टी एंड फेयर ट्रेड। इस दिवस के इतिहास की बात करें तो वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने सालाना 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का फैसला किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रहे कि ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री बने हैं। आपको बता दें कि एंथनी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत सहज 12 साल की उम्र में ही कर ली थी, जब स्थानीय परिषद ने सरकारी घरों का किराया बढ़ा दिया था। एंथनी अल्बनीज 26 साल से फेडरल पार्लियामेंट में हैं। यहाँ हम आपको नए प्रधानमंत्री एंथनी के परिवार को लेकर एक कहानी बता रहे हैं, जो किसी फिल्म से कम नहीं है। वैसे आपको बता दें कि इनका जन्म 2 मार्च 1963 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के निकट कैंपरडाउन में रूढ़िवादी कैथोलिक ईसाई परिवार में हुआ था। इनके पैदा होने के बाद उन्होंने सिर्फ मां को अपने पास पाया। पिता के बारे में पूछने पर उन्हें आयरिश ऑस्ट्रेलियाई मूल की मां ने बताया कि उनके इटली मूल के पिता कार्लो अल्बनीज की शादी के कुछ समय बाद ही एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसको एंथनी जब 14 वर्ष के थे तब तक वो सच भी मानते रहे। वैसे इनकी मां को विकलांगता की पेंशन मिलती थी, लेकिन एंथनी जब 14 साल के हुए तो उनकी मां को पेंशन के लिए अमान्य घोषित कर दिया गया था। बदहाल आर्थिक हालत के बीच उन्होंने एंथनी को बताया कि उनके पिता की मौत नहीं हुई है, बल्कि वो जिंदा है। उनकी मां के पिता के साथ कभी शादी ही नहीं हुई। एंथनी पर नाजायज होने का ठप्पा न लगे, इसलिए उनसे ये बात छुपाई गई। यहाँ इनकी मां ने एंथनी को बताया कि उनके पिता कार्लो अल्बनीज क्रूज शिप के मैनेजर थे और ये दोनों की मुलाकात वर्ष 1962 में एक विदेशी यात्रा के दौरान हुई थी। 7 महीने तक एशिया और ब्रिटेन की यात्रा के बाद उनकी मां वापस सिडनी आई। इस दौरान वे 4 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। ये सब सुनकर मां की भावनाओं का ख्याल रखते हुए अल्बनीज ने मां के जिंदा रहते कभी पिता को नहीं खोजा, लेकिन फिर वर्ष 2002 में मां की मौत के बाद उनके पिता से मुलाकात हुई। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं? सही आंसर है विवेक कुमार। यहाँ भारतीय विदेश सेवा यानी IFS के अधिकारी विवेक कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि 2004 बैच के IFS अधिकारी विवेक कुमार यहाँ इस पद पर संजीव कुमार सिंगला का स्थान लेंगे। अब संजीव कुमार सिंगला इजराइल में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। IFS विवेक कुमार के बारे में बात करें तो विवेक कुमार ने IIT बॉम्बे से साल 1998 से 2002 में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इंजीनियरिंग के बाद विवेक कुमार बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के तौर पर एक टेलीकॉम सॉफ्टवेयर स्टार्टअप में काम कर चुके हैं। वैसे विवेक कुमार वर्तमान समय में PMO के डायरेक्टर हैं और इससे पहले विवेक कुमार 2013-14 तक विदेश मंत्रालय में सेवारत थे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? सही आंसर है 22 मई को। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 22 मई को पर्यावरण, जैव विविधता की रक्षा करने और संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है, क्योंकि जैव विविधता में शामिल कई तरह के घटक पृथ्वी पर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। इस वर्ष इस दिवस की थीम रखी गई है बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, यानी सभी जीवों के साझे भविष्य का निर्माण करें। वैसे वर्तमान समय में पूरी दुनिया पूरी तरह से कोरोना वायरस के चपेट में आई हुई है। कई विशेषज्ञों का ये मानना रहा है कि जिस तरह से इंसान ने प्रकृति को नुकसान किया है, उससे मौसम में तो कई तरह के बदलाव दिख ही रहे हैं,
लेकिन कई तरह की बीमारियां भी इससे आ रही हैं और इसके अलावा कई जानलेवा वायरस भी पनप रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? सही आंसर है केशव महाराज। यहाँ दक्षिण अफ्रीका क्रिकेटर केशव महाराज को अप्रैल 2022 महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। इसके अलावा महिला वर्ग की बात करें तो यह अवार्ड ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बैटर एलिसा हिली को मिला है। ध्यान रहे कि एलिसा हिली यह खिताब 2 बार जीतने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले उन्हें अप्रैल 2021 में आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। केशव महाराज को यह अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि महाराज ने बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत स्वदेश में खेली गई सीरीज में 16 विकेट का योगदान दिया था। इसके अलावा एलिसा हिली को यह अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने अप्रैल में क्राइस्ट चर्च में महिला क्रिकेट विश्व कप फाइनल्स में 170 रन की मैच विजेता पारी खेली थी। यह विश्व कप के फाइनल मैच में किसी खिलाड़ी का सर्वोच्च स्कोर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? सही आंसर है विनय कुमार सक्सेना। यहाँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनिल बैजल का इस्तीफा स्वीकार करते हुए विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। आपको बता दें कि विनय कुमार सक्सेना वर्तमान समय में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के चेयरमैन हैं। यह भी ध्यान रहे कि इससे पहले 1969 बैच के आईएएस अधिकारी अनिल बैजल को साल 2016 में नजीब जंग की जगह दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल के तौर पर नियुक्ति मिली थी। विनय कुमार सक्सेना के बारे में बात करें तो सक्सेना जेके ग्रुप के धोलर पोर्ट प्रोजेक्ट के डायरेक्टर रहे हैं। भारत और विदेश में खादी ब्रांड के प्रचार में उनके योगदान के लिए सितंबर 2017 में सक्सेना को लग्जरी लीग अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मई 2008 में सक्सेना को पर्यावरण संरक्षण और जल सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र से सम्मान मिला था। अगला प्रश्न है, हाल ही में 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? सही आंसर है 250वीं। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि आधुनिक भारत का निर्माण करने वाले राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। प्रतिवर्ष राजा राम मोहन की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। उनके द्वारा किए गए कार्यों को सम्मानित किया जाता है। राजा राम मोहन राय के बारे में बात करें तो वो दिमाग के इतने तेज थे कि महज 15 साल की उम्र में उन्होंने बांग्ला, अरबी, संस्कृत और पारसी भाषा सीख ली थी। आपको बता दें कि राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा और रूढ़िवादी हिंदू परंपराओं के विरुद्ध थे। यही नहीं बल्कि वह सभी प्रकार के अंधविश्वास के खिलाफ थे। राजा राम मोहन राय सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के जरिए सती प्रथा के खिलाफ तो कानून भी बनवा दिया था। उनका मानना था, जब वेदों में सती प्रथा का जिक्र ही नहीं है तो ये समाज में ही नहीं होना चाहिए। इन सब के अलावा राय हमेशा महिलाओं के हक के लिए भी लड़ते थे। राय ने महिलाओं की संपत्ति में हक जैसे कई अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ी। कुल मिलाकर बात ये थी कि राजा राम मोहन राय समाज को कुरीतियों से आजाद करना चाहते थे और इसका नतीजा ये हुआ कि 19वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक सुधारक राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज में प्रचलित सामाजिक बुराइयों से लड़ना था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन प्रथम महिला भारतीय आर्मी में कॉम्बैट एविएटर के रूप में शामिल हुई है? सही आंसर है अभिलाषा बराक। यहाँ भारतीय सेना को आर्मी एविएशन कॉर्प्स के रूप में प्रथम महिला अधिकारी मिली है। अभिलाषा इस मुकाम तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। वर्तमान समय में एविएशन डिपार्टमेंट में महिलाओं को एयर ट्रैफिक कंट्रोल और ग्राउंड ड्यूटी की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन अब ये पायलट की जिम्मेदारी संभालेंगी। आर्मी एविएशन कोर की बात करें तो इसे 1 नवंबर 1986 में एक ग्रुप के तौर पर खड़ा किया गया था। आर्मी एविएशन कोर अब अपने अधिकारियों एवं सैनिकों को सेना के सभी हथियारों से आकर्षित करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में WEF द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सही आंसर है 54वां। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि WEF की तरफ से हर 2 साल में वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया जाता है और इसमें
वैश्विक यात्रा और पर्यटन के मामले में शीर्ष 117 देशों में पर्यटन और यात्रा को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयास और देशों में उपलब्ध सुविधाओं का आकलन किया जाता है। वर्ष 2019 की रिपोर्ट की बात करें तो भारत को 46वां स्थान मिला था, लेकिन ताजा रिपोर्ट में भारत 8 अंक पीछे रहकर 54वें पायदान पर पहुंच गया, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की बात है। ध्यान रहे कि ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 के शीर्ष 5 देशों में जापान, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बनी है? सही आंसर है गीतांजलि श्री। ध्यान रहे कि यहाँ भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री एवं अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। आपको बता दें कि गीतांजलि श्री यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बन गई हैं और यह भी ध्यान रहे कि यह उपन्यास हिंदी में रेत की समाधि के नाम से छपा था। फिर इसे अमेरिकन ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। गीतांजलि श्री के बारे में बात करें तो इनका जन्म 12 जून 1957 को यूपी के मैनपुरी में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में हुई है। फिर इन्होंने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से स्नातक किया है। गीतांजलि श्री के उपन्यासों में माई, हमारा शहर उस बरस, तिरोहित, खाली जगह आदि शामिल है। बुकर पुरस्कार के बारे में बात करें तो यह पुरस्कार वर्ष 2005 से प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को पहली बार अल्बानियाई लेखक स्माइल कद्रे ने जीता था और इसमें 50,000 पाउंड लगभग 66,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा का अवार्ड मिला है? सही आंसर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ऐसा अवार्ड मिला है। इससे पहले नवाज को भारत की तरफ से कांस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड रिसीव करने वाले डेलीगेट्स में भी शामिल किया गया है। ध्यान रहे कि एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस यानी वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है 28 मई को। आपको बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 28 मई को पीरियड्स के दौरान साफ सफाई का ध्यान नहीं रखने से होने वाले रोगों और उनसे बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम रखी गई है मेकिंग मेंस्ट्रुएशन अ नॉर्मल फैक्ट ऑफ लाइफ बाय 2030, यानी वर्ष 2030 तक मासिक धर्म को जीवन का एक सामान्य फैक्ट बनाना। बात करें पीरियड्स क्या है तो आपको बता दें कि मासिक धर्म यानी पीरियड्स मातृत्व क्षमता का सूचक है। महिलाओं के शरीर में हर महीने होने वाली यह प्राकृतिक क्रिया इस बात का सूचक है कि आप मां बनने के योग्य हैं। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के शरीर से गंदा रक्त निकलता है जिसे सैनिटरी नैपकिन अवशोषित करती रहती है। यहाँ हम आपको पीरियड के दौरान ध्यान देने योग्य बातों से अवगत करा रहे हैं जो इस प्रकार है। पीरियड्स के दौरान मेंस्ट्रुअल कैप, टैम्पॉन या ऑर्गेनिक कॉटन सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें और लंबे समय तक पैड ना पहने क्योंकि इसमें जलन, रैशेस और दुर्गंध हो सकती है। इसके अलावा इन्फेक्शन से बचने के लिए साफ पैड या धूप में सुखाए गए कपड़े का प्रयोग करें। और एक जरूरी बात वो ये है कि पीरियड्स के दौरान असुरक्षित यौन संबंध ना बनाएं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर है गांधीनगर, गुजरात। यहाँ पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि यह नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट 175 करोड़ रुपए में बना है। इस प्लांट की क्षमता आधा लीटर की 1.5 लाख बॉटल प्रतिदिन की है। ध्यान रहे कि इसी प्रकार ऐसे 8 और प्लांट पूरे देश भर में लगाए जाएंगे जो किसानों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगे। नैनो लिक्विड यूरिया के बारे में बात करें तो इस नैनो यूरिया लिक्विड की आधा लीटर की बोतल में 40,000 ppm नाइट्रोजन होता है जो सामान्य यूरिया के एक बैग के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्व देता है। ध्यान रहे कि इससे पहले इफ्को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव ने पिछले महीनों में नैनो यूरिया लिक्विड की खोज की थी और भारत के 94 से अधिक फसलों पर इसका परीक्षण किया था। चलिए अब बात करते हैं पिछले सप्ताह में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनके सबसे तेज उत्तर देने वाले 3 विद्यार्थियों के नाम। भारती कश्यप, शिखा कुमारी
और राजेंद्र कुमार ने सबसे तेज और एकदम सही उत्तर दिया था। और अब करते हैं अपने दर्शकों से प्रश्न पूछने की शुरुआत। पहला प्रश्न है, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2018 में कौन लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी? तीसरा प्रश्न है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में चीन को कौन सा स्थान मिला है? सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा हम इन प्रश्नों के जवाब आपको अगले 3 दिन बाद कमेंट बॉक्स के जरिए दे देंगे और जो सबसे पहले जवाब देगा उसका नाम अगली वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप इन सभी प्रश्नों के बारे में और अधिक डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, जैसे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, तो आप इसके लिए हमारी वेबसाइट और एंड्रॉयड ऐप पर जा सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही आप इन प्रश्नों के मुफ्त PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक सूचना मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह कुछ ऐसे ही नॉलेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। थैंक यू।